हेलो, नमस्ते। आज हम भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो माध्यमिक स्तर होता है और उच्च माध्यमिक स्तर होता है, वहाँ पर भूगोल विषय की क्यों आवश्यकता होती है, या यहाँ पर वहाँ पे भूगोल विषय कैसा होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उनमें किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम की वस्तु स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट उसमें होना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम कर रहे हैं माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल में हम अंतर जानते हैं कि जो सेकेंडरी लेवल पर तो सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो भी कक्षा 9th और 10th के स्टूडेंट होते हैं वो सेकेंडरी लेवल पर आ जाते हैं, यानी कि सभी विद्यार्थी आते हैं। तो और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है, यानी कि 11वीं 12वीं कक्षा, इसमें ज्योग्राफी में वे विद्यार्थी आते हैं जो कला संकाय लेते हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें भूगोल विषय का चयन करते हैं, और भूगोल विषय का वो भविष्य में भी गहन अध्ययन करना चाहते हैं। वो आगे उसमें BA MA करना चाहते हैं, या उसी को लेकर शिक्षक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या कहने को हम कह सकते हैं कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होता है वो विस्तृत अध्ययन होता है, जबकि जो 9th और 10th का स्टूडेंट होता है उसमें सारे विद्यार्थी आते हैं विद्यालय के, चाहे वो आगे उस विषय को ले या न ले। तो इन दोनों के अंतर को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में आते हैं स्टूडेंट कक्षा 9 और 10। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी आते हैं, मतलब सारे विद्यार्थी आते हैं, चाहे वो भविष्य में 11th क्लास में साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, या आर्ट्स लेना तो चाहते हैं लेकिन आर्ट्स में ज्योग्राफी नहीं लेना चाहते, तो वे विद्यार्थी भी कक्षा 9 और 10 में आते हैं। तो मतलब है कि इनको भूगोल की सारी जानकारी का अध्ययन कराना है और सामान्य जानकारी का अध्ययन कराना है। मतलब कह सकते हैं कि जितना गहन अध्ययन हम उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को कराएंगे उतना हम कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को नहीं कराएंगे, उनको सिर्फ उसके बारे में अवगत कराएंगे या इसकी सामान्य जानकारी ही हम देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे लेंगे इनमें विश्व भूगोल लेंगे। तो विश्व भूगोल में भी कक्षा 9 और 10 में हम विश्व भूगोल में विद्यार्थियों को परिचय करवाएंगे, महाद्वीप से, महासागर से इनका थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कराएंगे। 6th और जो 7th क्लास होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत अध्ययन हम इसमें कराएंगे। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, महासागर है, उनकी स्थिति कैसी है, उनमें कौन कौन सी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, कौन सी रेखा उनसे बीच में से गुजरती है, और वहाँ की जो पाँचों महासागर है, 7 महाद्वीप है, वो कहाँ स्थित है। अब जैसे हम महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे। तो इन महाद्वीपों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है, वहाँ पे कैसी वनस्पति पाई जाती है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका व्यवसाय कैसा है, तो हम इन सभी का अध्ययन कराएंगे। जैसे अब इसमें हम महाद्वीप ले रहे हैं तो एशिया महाद्वीप आ गया, तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में अध्ययन कराएंगे। जैसे एशिया में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, चीन आता है, और ये बर्मा वगैरह सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो इन महाद्वीपों में कौन कौन से देश आते हैं उनका भी हम अध्ययन कराएंगे और इनकी जानकारी हम बालकों को देंगे। फिर है भौतिक भूगोल, यानी कि भौतिक भूगोल में कि भी हम इस स्तर के बालकों को जानकारी देंगे कि जैसे पृथ्वी की स्थिति कैसी है, सौर मंडल के बारे में जानकारी देंगे कि सौर मंडल में कितने ग्रह है, कितने उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, हम कौन से
ग्रह पर रहते हैं, तो फिर हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी की समस्त जानकारी का बारे में हम इन छात्रों को भी बताएंगे। मतलब सामान्य जानकारी को हम बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, और वहाँ पे कौन कौन से देश, महाद्वीप, महासागर पाए जाते हैं, वहाँ पे पृथ्वी के कैसे उसकी दैनिक गति और वार्षिक गति के बारे में बताएंगे। दिन रात कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बनती है, उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, नदी का अपरदन चक्र कैसा है, कौन सी नदी कहाँ मिलती है, इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी बालकों को देंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी देंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानों के प्रकार के बारे में भी हम सामान्य जानकारी देंगे। कायंत्री चट्टानें, अवसादी चट्टानें, इनकी भी हम जानकारी देंगे। ज्वार भाटा की जानकारी देंगे कि ज्वार भाटा पृथ्वी पर कैसे आता है, और दिन कैसे बनते हैं, रात कैसे बनते हैं, इस सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। जलवायु के बारे में जानकारी देंगे, कहाँ पर विश्व में भी कौन सी जलवायु पाई जाती है उसकी जानकारी देंगे। जलवायु के वर्गीकरण की भी हम सामान्य जानकारी देंगे बच्चों को। जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, उसके बारे में जानकारी देंगे। त्रिवार्ता का जलवायु कैसा है, त्रिवार्ता के अनुसार जलवायु के कितने प्रकार है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। अपक्ष अपरदन चक्र, ऋतुएं कैसे बनती है, तो ये सारी जानकारी हम बच्चों को देंगे, क्योंकि ये जानकारी देना आवश्यक है। क्योंकि इसके बाद बच्चा ज्योग्राफी में अध्ययन करे या न भी करें, तो इसलिए ये जानकारी देना बच्चों को आवश्यक होती है। भौतिक भूगोल की भी जानकारी देना आवश्यक होती है। सर्दी की ऋतु कैसे बन रही है, गर्मी की ऋतु कैसे बन रही हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल के बारे में जानकारी देना, मतलब विद्यार्थियों को सारी जानकारी देना। चक्रवात कैसे आते हैं, चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं, तूफान कैसे आते हैं, बादल कैसे बनते हैं, बादलों के प्रकार के बारे में बताना। तो इस सारी जानकारी बच्चों, इन कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को भी होनी चाहिए। ज़्यादा हायर लेवल की नहीं तो भी इनको थोड़ी सामान्य जानकारी तो इनके पास ये ऐसी होनी ही चाहिए, क्योंकि भूगोल एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें सारी जानकारी आ जाती है, भूगोल का हर विषय से सहसंबंध होता है। फिर हमने विश्व भूगोल की भी जानकारी दे दी, फिर भौतिक भूगोल की जानकारी दे दी, फिर भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार कैसा है, भारत कौन से अक्षांशों में स्थित है, कौन से इसके पड़ोसी देश है, भारत के कितने राज्य है। तो ये भारत की भी हम पूरी जानकारी देंगे कि इसके अंदर से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की क्या स्थिति है, तो सारी हम जानकारी देंगे भारत के भूगोल के बारे में भी, कि भारत का जो भौतिक भूगोल कैसा है, इसका आर्थिक भूगोल कैसा है, वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन कौन सी जातियाँ रहती है, कौन कौन सी वहाँ पे खेती होती है, और वो खेती वहाँ पे क्यों होती है, इसके बारे में हम सारी जानकारी देंगे। तो पूरे भारत की जानकारी देना कि भारत के कौन सी पर्वतमाला गुजरती है, कौन से महासागर स्थित है, तो सभी के बारे में पूरे भारत की जानकारी देना कि भारत में या कि भारत की जो जलवायु पाई जाती है, तो ये जलवायु भारत में क्यों पाई जाती है, इसके पीछे इस जलवायु के क्या कारण है, तो वो सारी जानकारी हम बच्चों को देंगे। फिर क्रियात्मकता थे, मतलब हम बच्चों को थोड़े एक्टिविटी वर्क भी करवाएंगे। तो एक्टिविटी वर्क करवाने से बच्चों का जो ज्ञान है वो स्थायी रहता है। एक्टिविटी वर्क में हम जैसे बच्चों को 9th-10th के बच्चे हैं, तो 9th-10th के बच्चों को हम मैप वगैरह दे सकते हैं और भरवा सकते हैं। हमने जैसे
भारत का भूगोल, भारत का मानचित्र दे दिया, वर्ल्ड मानचित्र दे दिया, विश्व का मानचित्र दे दिया। तो इसमें इसको भरवाना बच्चों से कि भारत का आप ये मानचित्र है, आप इसको भरो, ये कौन कौन से इसमें राज्य है, कौन कौन से इससे रेखाएं होकर गुजरती है, तो सारी हम भारत की जानकारी देंगे। हम मानचित्र में बच्चों को ये भी भरवा सकते हैं कि ये खनिज है, तो ये खनिज भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको भी आप मानचित्र में अंकित करो। वनस्पति है, कौन सी वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, ये भी आप मानचित्र में अंकित करो। कौन कौन से राष्ट्रीय और राजमार्ग भारत से गुजर रहे हैं, उसको भी आप मानचित्र में अंकित करो। या वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड का नक्शा होता है उसमें अंकित करो। तो हम बच्चों को मैप देकर भी हम बच्चों को इसको हम भरवा सकते हैं। और हर मैप की हम थोड़ी थोड़ी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चों की राजनीतिक भूगोल होता है, तो राजनीतिक मानचित्र अलग होते हैं, जलवायु मानचित्र अलग होते हैं। तो ये मानचित्रों के प्रकार के बारे में भी हम सामान्य जानकारी बच्चों को देंगे और इसको हम केवल मानचित्र में हम इसको भरवाएंगे। तो बहुत सारे हम डायग्राम के बारे में भी बताएंगे। हम जैसे बार डायग्राम है, ये वृत्त आरेख है, इन सब के बारे में भी बच्चों को हम जानकारी देंगे। गण आरेख है, इसकी भी जानकारी देंगे। जनसंख्या भी हम बच्चों को भरवा सकते हैं। बिंदु मानचित्र भी सिर्फ बच्चों को हम इसमें मैप भरवाएंगे, तो इसकी भी हम सामान्य जानकारी बच्चों को दे सकते हैं सेकेंडरी लेवल पर। फिर अब भौगोलिक यंत्रों की जानकारी भी होनी चाहिए बच्चों को, जो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी है। जैसे भौगोलिक यंत्र, जैसे हम मान सकते हैं इनको बच्चों को सिर्फ उनकी किताब में जानकारी दे सकते हैं। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा को हम वर्षा मापी से मापेंगे, वायुदाब को हम वायुदाब मापी से मापेंगे, भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से मापेंगे। इसके जो इनके फ़ोटो वगैरह हम दिखा सकते हैं बच्चों को। टेलीस्कोप के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि हम इसका जो सौरमंडल है इसका अध्ययन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम भौगोलिक यंत्रों के बारे में भी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। फिर ग्रह प्रदेश का व्यापक अध्ययन। ग्रह प्रदेश मतलब बच्चा कहाँ रह रहा है। बच्चे को हम बोलेंगे सबसे पहले तो आप कहाँ रह रहे हो। आप जैसे उदयपुर राजस्थान में रह रहे हो, या यूपी में रह रहे हो, या बिहार में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। तो सबसे पहले आप आपके एरिया की जानकारी का विस्तृत अध्ययन करो कि आपका एरिया कहाँ स्थित है, कौन से अक्षांश में स्थित है, कौन सी रेखा वहाँ से गुजरती, वहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है। तो ये जलवायु पाए जाने के पीछे ही क्या कारण है, यहाँ के लोग किसकी खेती करते हैं। अगर चावल की खेती कर रहे हैं तो चावल की खेती यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल है तो वहाँ चावल की खेती क्यों हो रही है। अब जैसे राजस्थान है वहाँ यहाँ पे मक्का बाजरा की खेती हो रही है, यहाँ मक्का बाजरा की खेती क्यों हो रही। तो अपने गृह प्रदेश की पूरी सामान्य जानकारी का अध्ययन भी बालकों को करवाया जाता है। फिर जो हमें विश्व की प्रमुख समस्याएं और भी हम ले सकते हैं। जैसे भूगोल में हम बच्चों को थोड़ी विश्व की प्रमुख समस्याओं से भी हम अवगत करा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। पर्यावरण की समस्या ले सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को अवगत कराना। जनसंख्या के बारे में हम समस्या को हम ले सकते हैं और जलवायु आदि समस्याओं को हम ले सकते हैं। तो पर्यावरण की समस्या कि पर्यावरण संबंधी समस्या क्यों हो रही है, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना को जगाना, ये दृष्टिकोण भी इन बच्चों में विकसित होना चाहिए। तो पर्यावरण की समस्याओं से भी बालकों को अवगत कराया जाना चाहिए कि अभी जो हमारे आसपास कौन सी समस्याएं पाई जा रही है, भारत में कौन सी समस्याएं पाई जा रही है, या हमारे विश्व में कौन कौन सी पर्यावरण संबंधित समस्याएं पाई जा रही है। तो उनको दूर करना
और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के प्रति बच्चों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे आसपास की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है, विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो उसको नियंत्रण कैसे करना है। तो ये सभी की जानकारी भी कक्षा 9 और 10 के बच्चों को देनी चाहिए। और सारा विश्व एक परिवार है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होवे, तो ये भी बच्चों को बताना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी बच्चों को अवगत कराना चाहिए कि कौन सी फसल की उत्पत्ति कहाँ होती है, फिर कौन सा देश किस चीज़ का आयात करता है, किस चीज़ का निर्यात करता है। तो इस आयात निर्यात और व्यापारिक संबंध बनाने से ही हमारे विश्व बंधुत्व की भावना का बालकों में विकास होता है। तो इतनी जानकारी एक 9th और 10th के स्टूडेंट को अवश्य देनी चाहिए और उनके पाठ्यक्रम में इसे अवश्य ही शामिल करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर, मतलब उच्च माध्यमिक स्तर मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल को आप देख लो, सीनियर सेकेंडरी मतलब 11वीं और 12वीं का विद्यार्थी। अब 11वीं के और 12वीं के विद्यार्थी ने अगर भूगोल लिए तो मतलब ये कि वो भविष्य में भी इस विषय का अध्ययन करेगा, वो उसको अपने कैरियर के रूप में भी ले सकता है, वो आगे इसमें गहन अध्ययन करेगा। तो अब हम इन्हीं सारी चीज़ों की बच्चों को इसका गहन अध्ययन करवाएंगे। जैसे विश्व भूगोल ले रहे हैं तो वापस प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन कराएंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन कराएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक तारक से हुई है या 2 तारक से हुई है, या कैसी लाप्लास की है, निहारिका कल्पना है, जेम्स जीन्स की सारी जो कल्पनाएं हैं, जितनी भी सारी कल्पनाएं हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन कराएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति 1 तारे से हुई है, 2 तारे से हुई है या किससे हुई है। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी संपूर्ण जानकारी बालकों को देंगे। प्राकृतिक वातावरण की भी पूरी जानकारी बालकों को देंगे कि विश्व में कितने महाद्वीप महासागर, इनका सारा विस्तृत अध्ययन हम अब बच्चों को इसका करवाएंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ पाई जा रही है, इन जातियों की उत्पत्ति कैसी हुई, कब हुई है और कब से यहाँ निवास कर रही है, ज्वार भाटा वगैरह पृथ्वी की जो उसकी डिटेल में हम सारी जानकारी देंगे। और बच्चों को हम व्यवसाय के बारे में भी जानकारी इसमें पूरी देंगे। यहाँ पे तो हम केवल सामान्य जानकारी ही देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हम विस्तृत जानकारी देंगे कि व्यवसाय कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय होते हैं, द्वितीयक व्यवसाय होते हैं, ये किसे कहते हैं, ये कहाँ पर कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं, और विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में अवगत कराएंगे, उनके देशों के बारे में अवगत कराएंगे, कौन सा देश कौन सी फसल का उत्पादन करता है या कौन से खनिज का उत्पादन करता है, या उस क्षेत्र की क्या विशेषता है, उसके बारे में हम थोड़ी विस्तृत जानकारी यहाँ पे बच्चों को हम देंगे। जैसे भारत के पास कौन से देश पाए जाते हैं, इस सारी जानकारी हम बच्चों को देंगे। फिर हम भारत का भूगोल, अब भारत का भूगोल ले रहे हैं तभी यहाँ पे भारत के भूगोल की भी हम सारी विस्तृत जानकारी देंगे। भारत के भूगोल की भी हम जैसे भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं तो हिमालय हैं, कौन कौन सी पर्वतमालाएं पाई जाती है, तो इन पर्वतमालाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है इनके बारे में भी जानकारी देंगे। पृथ्वी कैसे थी, तो इसकी जानकारी है भी हम पूरी देंगे कि पहले यहाँ पर कौन सा 33 महासागर था, अंगारा लैंड था, तो ये सारी जानकारी हम देंगे। चट्टानें कैसी पाई जाती है, तो अवसादी चट्टानें, तो अवसादी चट्टानें ही यहाँ पे क्यों पाई जाती है, तो पांचों भारत के जो भौतिक विभाग है उनके बारे में जानकारी हम देंगे। कि थार का मरुस्थल है तो थार का मरुस्थल के पहले यहाँ पे क्या था, अरावली पर्वतमाला के स्थान पर पहले क्या था, दक्षिण के पठार के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। भारत के तटीय प्रदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। वनस्पति के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इसमें थोड़ी जानकारी हम विस्तृत रूप से बालकों को देंगे कि यहाँ पर
ऐसी वनस्पति पाई जा रही, तो इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ के लोगों का अगर मान लो रंग काला है, तो रंग काला क्यों है? तो ऑल ओवर जो भी भौगोलिक कारण वहाँ के व्यक्तियों को प्रभावित कर रहे हैं, उसका थोड़ा हम विस्तृत रूप से बालकों को हम अध्ययन कराएंगे। फिर हम प्रमुख समस्याएं भी लेंगे, तो सारी समस्या को हम यहाँ पे अध्ययन कराएंगे बच्चों को। जैसे जलवायु की समस्या है, खनिज की समस्या है, मृदा संरक्षण की समस्या है, जनसंख्या की समस्या है, औद्योगिकरण की समस्याएं हैं। तो इन सभी की समस्याओं के बारे में अध्ययन कराएंगे। कि मृदा संरक्षण है तो यहाँ पे कैसी मृदा मिट्टी पाई जाती है, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ाएंगे। तो मृदा ऐसी यहाँ पे क्यों पाई जाती है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, इन सभी के बारे में जानकारी देंगे। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है और ये यहाँ पे क्यों पाई जाती है, इसका भी हम बताएंगे। जनसंख्या के बारे में हम विस्तृत जानकारी बालकों को देंगे कि जनसंख्या का घनत्व कितना है। अब हम यहाँ पे पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। विश्व में कितनी जनसंख्या है, भारत में कितनी जनसंख्या है, भारत के प्रत्येक राज्य की कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, जनसंख्या स्त्री पुरुष की संख्या कितनी है, साक्षरता कितनी है, ग्रामीण नगरीय शहरी सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। औद्योगिकीकरण की जानकारी देंगे कि यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग है, तो लोहा इस्पात की पूरी जानकारी देंगे। कोयले की पूरी जानकारी देंगे। कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, चाहे विश्व में हो या चाहे भारत में हो। तो इसके पीछे हम इसकी पूरी हम जानकारी देंगे। कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ये नदियाँ कौन से महासागर में मिलती है, पूरा हम नदियों का अपवाह तंत्र की भी हम विस्तृत जानकारी बालकों को देंगे। जैसे गंगा नदी का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, नीचे भारत के जो दक्षिण की जो है गोदावरी नदी है, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती, इन सभी का हम अपवाह क्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। फिर प्रायोगिक भूगोल मतलब प्रैक्टिकल वर्क। हम माध्यमिक स्तर पर तो केवल हम उसकी जानकारी ही देते थे, लेकिन अब जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं हम उसको प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे। यहाँ पे तो सिर्फ हम उनको परिचय करवाते थे 9th-10th में, या हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैप भरवा लेते थे। लेकिन जो 11th और 12th के विद्यार्थी हैं इनको हम प्रैक्टिकल वर्क की भी पूरी जानकारी देंगे। अब जैसे वायुदाब मापी है, तो वायुदाब मापी यंत्र कैसा होता है उसको हम वहाँ पे ले जाके बच्चों को बताएंगे। हमारे विद्यालय में पूरी एक भूगोल क्लब और भूगोल प्रयोगशाला का निर्माण करेंगे। तो बच्चों को विभिन्न यंत्रों की जानकारी देंगे, वायुदाब मापी की जानकारी देंगे, सिस्मोग्राफ की जानकारी देंगे, वायु दिग्दर्शक यंत्र की जानकारी देंगे कि वहाँ की दिशा कैसे नापी जाती है, तो उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो इस प्रकार हम पूरा एक भूगोल प्रयोगशाला अलग से ही निर्माण करवाएंगे, जिसमें जैसे उच्चतम और न्यूनतम तापमान भी, हम दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में भी हम बच्चों को बताएंगे। ये यंत्र हम हमारी प्रयोगशाला में रखेंगे और वहाँ पर हम बच्चों को ले जाएंगे। अब जो अब 11th और 12th के विद्यार्थी होते हैं इनकी जो एक प्रायोगिक बुक अलग से ही पूरी बनी होती है। उसमें जैसे उनको सबसे पहले तो मापनी स्केल के बारे में बताएंगे कि स्केल कितने प्रकार के होते हैं। सरल मापनी होती है, वर्नियर मापनी होती है, तुलनात्मक मापनी होती है। तो इन सबको कैसे बनाते हैं उसकी हम एक अलग से इसकी पूरी फाइल बनाएंगे। तो बच्चों को हम स्केल बनवाएंगे, प्रक्षेप बनवाएंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे। प्रक्षेप मतलब जैसे ग्लोब को एक सामान्य कागज पर अंकित करना क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। जैसे पृथ्वी का ये ग्लोब है तो इसकी पूरी स्थिति को एक कागज पर बनाना, मानचित्र बनाना, वो प्रक्षेप कहलाता है। तो प्रक्षेप कैसे बनते हैं तो वो बनाना सिखाएंगे बच्चों को।
जैसे हम शंक्वाकार प्रक्षेप है, मर्केटर प्रक्षेप है, बेलनाकार प्रक्षेप है, तो ये भी हम बच्चों को बनवाएंगे और इन प्रक्षेप को किसने बनाया था उसकी भी हम पूरी जानकारी देंगे। तो इसकी हम पूरी एक अलग से फाइल बनाएंगे और बच्चों को हम पूरे जैसे मैप बनवाएंगे। मैप में जैसे बिंदु मानचित्र बनवाएंगे, हम छाया मानचित्र बनवाएंगे, घन आरेख बनवाएंगे, वृत्त आरेख बनवाएंगे, बहुत तो ये सारे कुछ हम बच्चों को बनाएंगे। उच्चतम न्यूनतम तापमापी का हम चित्र बनवाएंगे। तो ये सभी कार्य उसके प्रैक्टिकल वर्क में होंगे। फिर हम सामान्य जानकारी बच्चों को उपग्रह के बारे में भी देंगे कि जो सुदूर संवेदन है उसके बारे में भी बताएंगे कि हम कैसे अपने ग्रहों को अंतरिक्ष में भेजते हैं और वहाँ से हम जानकारी लेते हैं। तो उसकी जानकारी भी हम उसके प्रायोगिक भूगोल में सम्मिलित करेंगे। और अंत में हम इस प्रायोगिक भूगोल का वाइवा करवाएंगे। विवा वॉस होता है बच्चों का, प्रैक्टिकल फाइल भी बनाएंगे और बच्चों की वाइवा भी लेंगे, उसकी मौखिक जानकारी भी लेंगे। इसके अलावा हम हमारे जो भूगोल प्रयोगशाला होती है उसमें नमूने यानी कि सैंपल रखेंगे। जैसे मिट्टी के सैंपल है तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, चट्टानों के सैंपल, खनिज के सैंपल, इस तो बहुत सारे सैंपल हम इसमें हम रख सकते हैं। हमारे भूगोल प्रयोगशाला के अंतर्गत रख सकते हैं और मॉडल रख सकते हैं। जैसे हम दिन रात बनने का मॉडल है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का मॉडल है, नदी के अपवाह तंत्र का मॉडल है, जलवायु के वर्गीकरण का भी है, और जैसे मिट्टी का अपवाह तंत्र का मॉडल है, भूकंप का मॉडल है, ज्वालामुखी का मॉडल है। तो बहुत सारे मॉडल हम अपनी प्रयोगशाला लैब बच्चों से बनवाएंगे और अपने संग्रहालय में भी इसको रखवाएंगे और पूरा एक भूगोल क्लब का निर्माण करेंगे। और उसके बाद होता है बच्चों में भ्रमण, मतलब फील्ड ट्रिप का भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फील्ड ट्रिप बच्चों के लिए, मतलब बच्चों को फील्ड भ्रमण यात्राएं करवा कर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना फील्ड ट्रिप कहलाती है। जैसे हम आसपास बच्चों को ले जाएंगे, या भ्रमण भी के भी कई प्रकार होते हैं। लघु भ्रमण होते हैं या बड़े भ्रमण होते हैं, विस्तृत भ्रमण कह सकते हैं। लघु भ्रमण में बच्चों को आसपास ले जाते हैं, और जो बड़े भ्रमण होते हैं उसमें हम बच्चों को 4-5 दिन या 10 दिन ज़्यादा अधिक समय के लिए बच्चों को हम टूर पर ले जाते हैं और वहाँ का हम पूरा ही अध्ययन करवाते हैं। जैसे हम मान लो बच्चों को माउंट आबू ले गए हैं, या हम किसी भी जैसे ऊटी, नैनीताल, हम कहीं पे भी ले गए हैं बच्चों को, और वहाँ की स्थिति की हम पूरी जानकारी बच्चों को करवाएंगे। वहाँ के अक्षांश देशांतर की स्थिति, वहाँ की मिट्टी की जानकारी, वहाँ के रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक, मतलब बच्चों को वहाँ पर ले जाकर अध्ययन कराना फील्ड ट्रिप कहलाता है। तो ये हो गया हमारे माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर भी बच्चों को हम भूगोल की जानकारी अगर ऐसे देंगे तो बच्चों का ज्ञान अधिक विस्तृत होगा। तो आज हमने भूगोल के बारे में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।